गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आज हम जो गोल डिटर्मिनेशन पढ़ना है आज हमें। ओके, क्या लिख लिया उसने? तुमको बोल रही कपड़े वपड़े क्यों धोने लगती है? हाँ, नहीं तो अब हमें क्या पता वो क्या करवाना है। मैथ्स में क्या है? उसमें 3 शब्द और 2 शुद्ध लिखे, क्या है? चलिए। सो टुडे वी स्टडी फ्रॉम योर बुक। ठीक है, आपकी बुक में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसी चैप्टर में से हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबको दिख रही है इमेज? Yes, ma'am. तो गोल डिटर्मिनेशन बेसिकली हमें पढ़ना है। क्या होता है गोल डिटर्मिनेशन? विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट रखें, जब बोलना है तभी ऑन करो। ठीक है, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस होता है, आप लोग पीछे बैकग्राउंड में बातें करते रहते हैं और एंड आई गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अपना माइक सब लोग म्यूट रखिए। सिर्फ आपको जब कुछ बोलना है क्लास में तभी आप उसको अनम्यूट करो। ठीक है, चलिए, और सब लोग अपना नाम लिख देंगे जैसे कि दूसरी क्लास में लिखते हैं, चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम गोल डिटर्मिनेशन आज हमें पढ़ना है। तो गोल डिटर्मिनेशन क्या होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज गोल डिटर्मिनेशन? अगर मैं पहले पूछूं कि गोल का क्या मतलब है, तो कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ गोल? मैम जो हमें अचीव करना है। ओके, जो हमें अचीव करना है। और कुछ? Aim भी बोल सकते हो मैम. हाँ, एम, एक कह टारगेट। सकते हैं उसको। Object. टारगेट, ऑब्जेक्ट। ओके, सो यू अंडरस्टैंड कि गोल क्या होता है ना, हमारा टारगेट या हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करना चाहते हैं, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। राइट, मेरे फ्यूचर में मैं अपने आप को किस जगह पर इमेजिन करती हूँ, दैट वुड बी माय अल्टीमेट गोल और टारगेट। राइट, तो जब हम टारगेट की बात करते हैं या गोल की बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तब हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, entrepreneurship is a process of economic and commercial activity carried out by entrepreneur who have definite targets. ठीक है, तो entrepreneurship is an activity और a process, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसी कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटी क्या होता है? एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स मनी ट्रांजैक्शन। ओके, दैट इज अ कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है उसे हम कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, this activity can be carried out by entrepreneurs who have definite targets. जिन्होंने अपने टारगेट्स या अपने गोल्स डिफाइन किए हुए हैं, वो लोग, वो एंटरप्रेन्योर्स फिर गोल डिटर्मिनेशन या कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, an entrepreneur carries out various activities from establishment of an enterprise to management and expansion of the enterprise on the basis of these set targets. ठीक है, तो हर एक्टिविटी जो एक entrepreneur करता है या परफॉर्म करता है वो किसी ना किसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ठीक है, देन hence, it can rightly be said that target is that desired goal in the field of entrepreneurship which governs and guides all the entrepreneurial activities. ठीक है,
तो टारगेट को हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हम हर एक्टिविटी, हर परफॉर्मेंस या हर स्टेप टारगेट की हेल्प से ले रहे हैं या टारगेट की तरफ ले रहे हैं, इसलिए वी कैन से दैट टारगेट आर goals which govern and guide all entrepreneurial activities। ठीक है, तो हर जो भी हम एक्टिविटीज एंटरप्रेन्योरशिप में परफॉर्म करते हैं या एक एंटरप्राइज को सेटअप करने में परफॉर्म करते हैं, all those activities are guided by targets that we set। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लें, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करना मेरा टारगेट हुआ। ठीक है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, जैसे मुझे बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, बैंक में फाइनेंस के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टारगेट डिटर्मिनेशन में हमें एक चीज और पढ़नी है, टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कोई टारगेट जो हम सिलेक्ट करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ टारगेट दैट वी शुड बी एबल टू अचीव। ठीक है, उससे पहले हम चैलेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है, कि what are the challenges that are faced in goal determination। ठीक है, सो चैलेंजेस ये भी आपकी बुक में मेंशन है, तो हम उसी से पढ़ रहे हैं। विल डिस्कस द पॉइंट्स इन डिटेल। ठीक है, दो तरह के चैलेंजेस हैं, इंटरनल चैलेंजेस एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। ओके, अब इनका डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो डिस्क्रिप्शन आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक्स में हर पॉइंट को डिस्क्राइब कर लेना अपने वर्ड्स में। ठीक है, internal challenges consist of faulty selection of targets based on wrong information। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, faulty selection of targets based on wrong information। अब जब भी हम टारगेट सेट करते हैं, वी रिक्वायर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे अगर मुझे प्रोडक्शन का टारगेट सेट करना है कि मुझे इस साल में कितना प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, कोई बता सकता है? अगर मुझे सेट करना है ये टारगेट कि मैं इस साल कितना मिनिमम प्रोडक्शन करूं या मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना करूं, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक इंफॉर्मेशन हो सकती है। और कुछ? और डिमांड, मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा। अभी हम इंटरनल बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां पे से क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है? लेबर फोर्स कितनी है, कितनी लेबर है मेरे टाइमिंग, पास, मशीनरी हमारे पास कितनी है, अच्छी एक बार अवेलेबल है। में मैं कितने टन्स ऑफ मटेरियल प्रोसेस कर सकती हूँ। ओके, और कैपिटल कितनी है हमारे पास। एग्जैक्टली, बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या Yes, कैपिटल भी ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विथ रेफरेंस टू प्रोडक्शन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन तभी डिसाइड हो सकता है जब मेरे को ये पता हो कि मेरे पास प्रोडक्शन करने के लिए पैसा कितना है। राइट, सो अगर मान लेते हैं कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाती है। ठीक है, कई बार क्लरिकल मिस्टेक्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन आने में गड़बड़ हो जाती है। मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करी कि अवेलेबिलिटी ऑफ बजट फॉर प्रोडक्शन पर्पस था 10, उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है 10 लाख रुपए। ठीक है, पर एक्चुअल में वो 10 लाख नहीं था, वो 1 ही लाख था,
पर गलती से क्या हुआ, एक जीरो ज्यादा लग गया है, ठीक है, या मान लो एक जीरो कम लग गया है, तो क्या होगा, मैं तो उसी बजट के हिसाब से प्रोडक्शन कर लूंगी, बट क्या वो प्रोडक्शन, क्या वो टारगेट जो मैं सेट करूंगी वो सही होगा मेरे बिजनेस के लिए? नो मैम। नहीं होगा सही, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट ही गलत इंफॉर्मेशन पे बेस करके सेट किया है, तो हाउ कैन इट बी द राइट टारगेट फॉर माय फॉर अचीविंग माय अल्टीमेट गोल्स, जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मार्केट में सबसे ज़्यादा कस्टमर शेयर हो। अल्टीमेट गोल तो यही होता है हर बिजनेस का कि कस्टमर शेयर मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बट अगर इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगा या एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा, मान लो 1 लाख रुपए बजट था और मैंने 10 लाख का प्रोडक्शन करने का प्लानिंग कर ली, तो तब तो वेस्टेज भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, राइट? क्योंकि इतना पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, तो मैं प्रोडक्शन करूंगी कैसे? तो टारगेट्स गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैलेंज क्या है? फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स बेस्ड ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए सेकेंड देखते हैं, फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट। A faulty employment, this can be done because of wrong information also, and because of impartial selection. मान लेते हैं कि किसी ने रेफरेंस देकर भेजा मेरे पास वर्कर्स को कि ये पर्सन को आप अपॉइंट कर लेना, क्योंकि इसके पास जॉब नहीं है एंड आई वांट टू रिफर इट टू हिम, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग रेफर करते हैं तो आपको उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। बट अगर ऐसा है कि उस पर्सन में रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है और मैं उस पर्सन को सिलेक्ट करने की वजह से दूसरे स्किल्ड वर्कर को जॉब नहीं दे पा रही हूँ, तो दैट विल लीड टू फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट। मुझे अल्टीमेटली जो टारगेट, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन चाहिए या जो टारगेट्स अचीव करने हैं वो मैं अनस्किल्ड वर्कर से नहीं अचीव कर पाऊंगी, ठीक है। या मान लो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई, जो स्किल्स रिक्वायर्ड थी मुझे सिलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज को, वो लिस्ट ऑफ स्किल्स गलत कन्वे हो गई, कोई और लिस्ट ऑफ स्किल्स कन्वे हो गई फॉर अनदर टाइप ऑफ जॉब। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो गलत लोगों को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मुझे चाहिए था कारपेंटर और उन्होंने मान लेते हैं इलेक्ट्रिशियन सिलेक्ट कर लिया, तो दैट विल बी अ faulty employment and I will not be able to achieve my target because of faulty employment। ये बात समझ में आई सबको? faulty employment, यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। imperfect मैनेजमेंट। अब imperfect मैनेजमेंट क्या होता है? कई बार जो मैनेजर होता है उसके अंदर एक अच्छे मैनेजर या एक अच्छे लीडर की स्किल्स नहीं होती, एंड दैट ऑल्सो हैम्पर्स द अचीवमेंट ऑफ माई टारगेट्स, ठीक है। जो टारगेट मुझे अचीव करना था या जो गोल मैं अचीव करना चाहती थी, वो बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट मैनेजमेंट, मान लो उन्होंने ध्यान नहीं दिया प्रोडक्शन क्वालिटी पे, या स्टॉक पे ध्यान नहीं दिया, स्टॉक खत्म हो गया और काम रुक गया, ठीक है। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल कीपिंग एन आई ऑन ऑल दीज वर्किंग्स, के प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई मशीन ओवरलोड ना हो, कोई मशीन का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो वेस्ट ना हो रहा हो, ठीक है ना। तो imperfect management also leads to wrong achievement of targets, or targets will not be achieved because of imperfect मैनेजमेंट। देन डिफेक्टिव प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी मेरे सेल्स टारगेट्स या प्रॉफिट टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। जैसे हमने बात की थी फॉल्टी टारगेट्स में, ठीक है, कि कई बार गलत इंफॉर्मेशन कन्वे होने की वजह से हम क्या करते हैं, कम प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो जाएगा।
इनसफिशिएंट मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे कम, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। देन कैपिटल शॉर्टेज, अब जैसे हमने बात की थी कि अगर मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया और ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, उस केस में भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा मुझे किसी और चीज में यूज करना था वो भी मैंने कैपिटल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी जगह या दूसरे एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कैपिटल नहीं बचा। ठीक है, तो कैपिटल की शॉर्टेज हो गई। देन एक्सेस प्रोडक्शन, जैसे इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हुआ वैसे ही एक्सेस प्रोडक्शन कैन आल्सो बी लीड टू फॉल्टी टारगेट्स। देन शॉर्टेज ऑफ लेबर फोर्स, डिजर्शन। डिजर्शन मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Desertion and mass migration of workers. मास माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स बता सकते हैं? अच्छा, किसी को पता है मास माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स? हम जब वर्कर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव हो जाते हैं। वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इन ह्यूज क्वांटिटीज। ये वेरी गुड। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है बिजनेस को? शॉर्टेज हो जाएगी वर्कर्स की, प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, हाँ, तो प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है, मान लो कि मैंने एक रूरल एरिया में एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, वहाँ पर जो लोग अवेलेबल थे, जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स थे उस गांव के या उस रूरल एरिया के, उन लोगों को मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको मैंने ट्रेनिंग भी दी। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद मान लो मैंने 3 महीने की उनको ट्रेनिंग दी, उसके बाद उनका टाइम आया कि वो मेरे लिए काम करें और मुझे जो पैसा मैंने उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया है वो मुझे वापस दे, कमा के दे। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, कई बार जब ट्रेनिंग मिल जाती है रूरल एरिया के लोगों को, तो वो अनस्किल्ड वर्कर से स्किल्ड वर्कर्स बन जाते हैं। तब what they do is they move to urban areas in search of better employment। ठीक है, वो सोचते हैं जब मेरे पास स्किल आ गई है तो अब मैं कम पैसे में यहाँ पे काम क्यों करूँ, मैं शहर जाके अच्छे पैसे में भी काम कर सकता हूँ, राइट? So what they do is they quit the job and move to urban areas। अब जिसका प्रोडक्शन यूनिट था, जिस पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें 3 महीने तक ट्रेनिंग दी इतने सारे एम्प्लॉयज को, व्हाट विल बी द लॉस ऑफ दैट फैक्ट्री और दैट प्रोडक्शन यूनिट? उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना? जो चीजें, जो इन्वेस्टमेंट उसने किया उन एम्प्लॉयज पे, उसका बेनिफिट तो उसे मिल ही नहीं पाया। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वापस से दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, फिर से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और फिर वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है, राइट? तो मास माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स ऑल्सो लीड्स टू a challenge in achievement of targets। देन नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ ट्रेनिंग। तो जैसे हमने बात की मास माइग्रेशन हो जाता है तो लैक ऑफ ट्रेनिंग भी। अब लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है तो जब तक मैं उनको ट्रेन नहीं करती तब तक मैं उनसे काम नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिना ट्रेनिंग के उनसे काम करवाऊंगी तो दे विल नॉट प्रोड्यूस इन गुड क्वालिटी। ठीक है, जो उनके काम की क्वालिटी होगी वो अप टू द मार्क नहीं होगी क्योंकि दे आर नॉट स्किल्ड वर्कर्स। देन एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, काम करने की उत्सुकता या मोटिवेशन उनके अंदर एब्सेंट होता है, वो काम करना ही नहीं चाहते। तो कई बार इस चीज़ों की एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन की कमी होने से भी हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। Entrepreneur encounters lot of difficulties while implementing development plans of the enterprise. Internal challenges सबको समझ में आ गए? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं टू एक्सटर्नल चैलेंजेस। ठीक है, अब एक्सटर्नल चैलेंजेस, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सारे चैलेंजेस कहाँ पे हो रहे थे? विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम एम्प्लॉयज की बात करी हमने, प्रोडक्शन की, कैपिटल की, ठीक है, वर्कफोर्स की, ट्रेनिंग की, मोटिवेशन की। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल चैलेंजेस की, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। External challenges comprise absence of basic infrastructure facilities such as water, electricity, power, transportation, telecom facilities, banks and financial institutions, etc. सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, जब मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं या प्लांट्स होते हैं, इनको रूरल एरियाज में सेटअप किया जाता है। ठीक है, मतलब सिटी के आउटस्कर्ट्स में सेटअप किया जाता है। और हमें सभी को पता है कि रूरल एरियाज में फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी होती है। ठीक, अब रूरल एरियाज में क्यों सेटअप करते हैं भाई, सिटी में क्यों नहीं सेटअप कर सकते? बिकॉज ऑफ सेविंग ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट कई टाइम पर स्कीम्स लॉन्च करती है कि रूरल एरिया में अगर आप अपनी फैक्ट्री या प्लांट सेटअप करते हैं तो आपको सब्सिडाइज रेट पर लैंड मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। प्लस आगे हम नेक्स्ट जो आई थिंक थर्ड या फोर्थ जो हमारी यूनिट है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो रूरल एरियाज में प्लांट सेटअप होते हैं वो लोग रूरल एरिया के लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो भी उन्हें स्कीम के अंडर बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसलिए वो रूरल एरियाज में सेटअप करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं। मैक्सिमम फैक्ट्रीज वगैरह भी देखना, अगर आप जबलपुर के बाहर बाय रोड कहीं जा रहे हैं तो आपको देखने मिलेगा कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज प्लांट्स वगैरह आउटस्कर्ट्स में सेटअप होते हैं। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ा चैलेंज पोज करती है। अगर मान लो रोड्स नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। पावर नहीं है तो पावर सेटअप करना पड़ेगा, उन्हें एक्स्ट्रा लाइंस का खर्चा उठाना पड़ेगा। वाटर फैसिलिटी नहीं है तो उन्हें उसके लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि हमने कई सारे ऐसे सर्विसेज होती हैं जो बैंक से करवानी होती हैं। मान लो बल्क पेमेंट्स करनी है, ठीक है, या पेमेंट्स रिसीव होनी है, या सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं टू द बैंक फॉर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार अगर बैंक से काम है तो मुझे सिटी आना पड़ेगा, राइट। वो एक चैलेंज पोज करता है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, प्लस एक्सेस कॉस्ट भी लगती है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, लोन फैसिलिटी। ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, रूरल एरियाज में यूजुअली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी ऑफ लोन। ठीक है, जब भी मैं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, अगर मुझे अगर मैंने बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में सेटअप कर लिया है तो until and unless the bank physically verifies the existence of my business or my land for which they are giving me the loan, they do not sanction the loan। ठीक है, घर का भी अगर आपने कभी लोन लिया हो आपके घर में या आपके पेरेंट्स से आप बात कर सकते हैं कि जैसे किसी ने अगर कभी लोन लिया हो तो बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक
टीम भेजते हैं टू फिजिकली वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, कि वो जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट कर भी रही है या मैं फेक पेपर्स पे लोन ले रही हूँ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज, अब सिटी के अंदर ही अगर आप बैंक से कुछ काम करवाना चाहते हैं, यू वांट देम टू गो एंड विजिट दैट प्लेस, दे टेक अराउंड अ वीक और टू टू डू दैट, ठीक है। अगर आउटस्कर्ट्स में रूरल एरिया में कहीं जाकर वेरिफिकेशन करना है तो महीनों लगा देंगे वो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के लिए या अवेलेबिलिटी ऑफ लोन फैसिलिटी की। देन इरेग्युलर रॉ मटेरियल सप्लाई। अब जैसे हमने बात की कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, या टेलीकॉम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, इन चीज़ों की वजह से हम रॉ मटेरियल ऑर्डर नहीं कर पाते मान लो टाइम पे, या अगर हमने टाइम पे ऑर्डर कर दिया तो मान लीजिए कि बारिश का मौसम हो गया है और कच्चे रोड्स पे बारिश के मौसम में बहुत डिफिकल्टी होती है। कभी अगर आप लोग गांव की तरफ गए हो तो कच्चे रोड्स में बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाने की फैसिलिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अगर मान लो ट्रक में आ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बड़े क्वांटिटीज में आता है, अगर ट्रक आ रहा है और ट्रक मान लो किसी गड्ढे में फंस गया या कीचड़ में फंस गया तो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा डिले हो जाएगा, राइट। तो इरेग्युलर रॉ मटेरियल सप्लाई होती है, इसकी वजह से अब रॉ मटेरियल देर से आएगा तो प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, ठीक है, तो टारगेट्स ऑब्वियसली अचीव नहीं हो पाएंगे। देन लैक ऑफ प्रॉपर इंस्पेक्शन फैसिलिटीज। अब कई बार गवर्नमेंट में कई प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे अप्रूवल लेना पड़ता है या लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। उन लाइसेंसेस के लिए आई हैव टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दैट डिपार्टमेंट सेंड्स अ टीम ओवर टू माय फैक्ट्री और माय प्लांट टू चेक कि डिपार्टमेंट में सही तरह से काम हो रहा है या हमारे फैक्ट्री में सही जो चीज़ हमने मेंशन करी है ऑन पेपर क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। अब जैसे कि हमने लोन की बात की कि वो जाने में इतना ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वैसे ही दूसरी चीज़ों के फैसिलिटी के इंस्पेक्शन के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो लैक ऑफ इंस्पेक्शन फैसिलिटीज, प्रॉब्लम इन द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब सिटी साइड में तो हम कितनी भी बार कितना भी हाई पावर यूनिट सेटअप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। बट रूरल एरियाज में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर का कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर अगर मैं हैवी मशीनरी इंस्टॉल करना चाहती हूँ या बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है मेरे प्रोडक्शन में, तो ऐसे सिचुएशंस में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हो सकता है कि उसके साथ यूज़ होने वाले जो सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हैं या चीज़ें हैं या इंटरनेट फैसिलिटी है, ठीक है, सिग्नल्स नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम बहुत ज़्यादा इंटीरियर या रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, फिर हमें स्पेशली एक टावर लगवाना पड़ता है सो दैट इंटरनेट के सिग्नल्स वहाँ तक पहुँचे। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल आने में प्रॉब्लम होती है वैसे ही फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने की भी प्रॉब्लम होती है। रिजिड गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सेस रेट्स ऑफ टैक्सेशन, करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा आर एक्सटर्नल चैलेंजेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आप समझते हैं। रिजिड गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब कई सारे ऐसे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं जिसकी वजह से नए बिजनेसेस को सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स, जैसे आए दिन रेट ऑफ टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, तो छोटे बिजनेसेस को अगर कई बार बेनिफिट नहीं मिल पाता तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। करप्शन, लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं जल्दी काम करवाने के लिए, ठीक।
ये सब चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चैलेंज पोस्ट करती हैं टू माय बिजनेस, जिसकी वजह से मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? कोई Yes, डाउट है ma'am. किसी को इसमें? No, ma'am. चलिए, तो वील स्टॉप हियर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ठीक है, आई वांट यू टू रीड थ्रू दिस चैप्टर। ठीक है, जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक अगर आपके पास बुक हो तो आप रीड कर लीजिए, या ये नोट्स, ये फोटोग्राफ्स में शेयर कर दूंगी तो आप उस पर भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, एंड ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इनके डिस्क्रिप्शन आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में एग्जाम्पल के साथ, जैसे हमने डिस्कस किया है वैसे वैसे लिख लीजिए अपने वर्ड्स में। ठीक है, चलो, थैंक यू गर्ल्स, वी स्टॉप हियर, है ना? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am.